टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और वो है अगर आपका लक्ष्य नज़दीक आ चुका है, जो भी आपने गोल अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, अगर वो नज़दीक आ चुका है और इक्विटी म्यूचुअल फंडों में आपका निवेश है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपनी पूंजी को जो भी आपका कॉर्पस क्रिएट हो चुका है उसे कैसे सुरक्षित करें बाजार के उतार चढ़ाव पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। जीएसटी इन्वेस्टमेंट्स के चीफ फाइनेंशियल प्लानर आदित्य शाह हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं और इसके अलावा अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा भी हमारे साथ मौजूद है। हम दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। दर्शकों के सवाल जवाब भी हम आगे लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आदित्य, आपसे मेरा सवाल होगा कि मान लीजिए मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, मैंने जो टारगेट जिस गोल से उसमें निवेश किया था अब वो करीब आ चुका है, तो मैं अपने जो मेरा फंड क्रिएट हो चुका है इतना बड़ा, उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और क्या उसे डेट में स्विच करना सही होगा? मैम, एक बहुत बड़ा थंब रूल है इन्वेस्टमेंट्स का। इक्विटी होती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए और डेट होती है वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपने अपना गोल को रीच कर दिया है और अभी भी टाइम है आपके पास वो गोल के पैसे देने में, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको धीरे धीरे करके इक्विटी से बाहर निकल जाना चाहिए और डेट प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इक्विटी में वॉलेटिलिटी होती है और वो वॉलेटिलिटी के चलते हो सकता है आपके पैसे जो है वो गोल जब आना हो आपका तब कम हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस आशंका को बाहर निकालने के लिए हम कहते हैं कि अगर आपका गोल का जो राशि है वो अगर रीच हो गई है तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में से बाहर निकालिए और किसी लेस रिस्की लेस वोलेटाइल प्रोडक्ट में डालिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा डेट प्रोडक्ट्स में, या तो फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में, या तो फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप इनमें डालेंगे तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिल सकता है, जिससे आपका जो गोल है वहां जब आएगा वो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे कम है या ज्यादा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका गोल पास में है और आपकी राशि जो है वो रीच हो गई है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से बिल्कुल बाहर निकलिए और डेट म्यूचुअल फंड्स में जाइए। आज की डेट में डेट म्यूचुअल फंड्स में लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। बिल्कुल। अमित जी, आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर, क्योंकि इक्विटी काफ़ी जोखिम भरा एक निवेश होता है और अगर आपके टारगेट नज़दीक आ चुके हैं तो कितने पहले आपको लगता है कि वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए? डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर बैंक डिपॉजिट में अपने जो कॉर्पस हैं वहाँ पर रख दें? कविता, इसमें आदित्य ने एक बहुत ही फंडामेंटल बात ऑलरेडी कवर कर ली है कि जब भी गोल नजदीक हो तो रिस्की एसेट से अपने पैसे को निकाल के कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड एसेट्स में लगाएं। लेकिन अगर आप टाइमिंग के बारे में सोचना चाहते हैं तो आपको डेट फंड में भी टैक्स एफिशिएंसी देखनी है। इक्विटी फंड्स में तो आपको एफिशिएंसी मिलती है 1 ईयर होल्डिंग पीरियड के बाद, लेकिन डेट फंड्स में आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलती है 3 इयर्स होल्डिंग पीरियड के बाद। तो अगर आपको बिल्कुल टैक्स को मिनिमल रखना है तो आपको 3 साल पहले इक्विटी फंड से पैसा निकाल के डेट फंड में डाल देना चाहिए और वो 3 साल तक टैक्स एफिशिएंसी के साथ वो कैपिटल प्रोटेक्टेड भी रहेगा और एक लो रिटर्न भी आपको एक्यूमुलेट करके देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 3 साल बहुत ज्यादा है, मैं इक्विटी में अच्छा खासा एक अल्फा अर्निंग पोटेंशियल लूज कर बैठूंगा, तो फिर आप टैक्स एफिशिएंसी जो डेट फंड में है उस आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए और 2 साल पहले अपने फंड्स को फ्रॉम इक्विटी टू डेट फंड शिफ्ट कर दीजिए। या आप बहुत ही रिस्क एक्सेप्ट करने वाले या रिस्क टॉलरेट करने वाले पर्सन है तो फिर आप 3 साल पहले एसटीपी शुरू कर दीजिए। हर महीने आपका पैसा इक्विटी से डेट में जाए और वो जो मार्केट वॉलेटिलिटी होगी उसमें अगर बुल होगा तो आप एसटीपी के दौरान पैसा बना लेंगे, अगर बेयर होगा तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन वाला प्रिंसिपल भी वायलेट हो जाएगा और जो पैसा बचना था वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट कॉल, बट नोबडी कैन टाइम द मार्केट, वो तो आपको पता ही है। टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल पहले, और अगर आप एक रिस्क एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एसटीपी के दौरान 3 साल पहले आप एसटीपी शुरू कर दीजिए कि बाय द टाइम ऑफ 1 ईयर बिफोर वो सारा पैसा इक्विटी से डेट में आ जाए।
बिल्कुल, टाइम तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए अपने पूँजी को लेकर, और अगर किसी पर्टिकुलर गोल के लिए अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात जो अभी अमित जी ने भी हाईलाइट की कि अगर डेट में करना है शिफ्ट, टैक्स ऑब्लिगेशन का भी ध्यान रखिए। डेट में करना है तो कम से कम 3 साल पहले तक कर लीजिए, वरना आप बैंक डिपॉजिट में भी जा सकते हैं। आदित्य जी, आपसे सवाल होगा, अगर डेट म्यूचुअल फंड में मान लीजिए मुझे शिफ्ट करना है इक्विटी से, तो कौन सा डेट म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट होगा? और इसके साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कुछ शिफ्टिंग कॉस्ट भी होता है, हिडन कॉस्ट भी होता है जिसका कि मुझे ध्यान रखना चाहिए? मैम, सबसे पहली बात तो हमें ये बात समझनी होगी कि ब्याज दरें आज की डेट में बढ़ रही है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इससे क्या इफेक्ट होता है? डेट म्यूचुअल फंड्स जो है वो नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो होती है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है इंटरेस्ट रेट से। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में आप कहीं पे भी डेट फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो लिक्विड फंड्स जाइए, और ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये फंड्स जो है वो सबसे अच्छे रिटर्न देंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर, जब तक ये इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल रहेगा। और मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल तक तो ये इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल बिल्कुल रहेगा। अब आप अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल कॉस्ट होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एसटीपी करते हैं या फिर लमसम रिडीम करके वापस इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि कोई एग्जिट लोड हो जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड लगाता हो। अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड नहीं लगाते हैं लॉन्ग टर्म में, पर हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो एग्जिट लोड लगाए। दूसरा बात होता है कि इक्विटी का जो टैक्सेशन होता है 10-15% शॉर्ट टर्म में, 10% लॉन्ग टर्म में, ये भी आपको पे करना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। और मेरे हिसाब से अगर आपकी राशि बन चुकी है जो आपके गोल में रिक्वायर्ड है, तो प्लान में अपने एग्जिट को लीजिए। जैसे अमित जी ने भी अभी कहा, एसटीपी एक बहुत बाकायदा अच्छा ऑप्शन है, जहाँ से आप रिडीम करके डेट म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। और अभी लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में ही बने रहे, लॉन्गर टर्म टेन्योर की तरफ बिल्कुल बचे। बिल्कुल। तो ये रहा आपको डेट फंड से जुड़ी और हिडन कॉस्ट भी आपको बताया। अमित जी, गोल्ड स्कीम को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि गोल्ड भी हम देखते हैं कि काफ़ी एक सेफ एवेन्यू माना जाता है। तो अगर हमें गोल्ड स्कीम में शिफ्ट करना हो तो उसे लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या वो सेफ रहेगा, कर सकते हैं? गोल्ड आपको क्राइसिस के दौरान ही अच्छा रिटर्न देता है। अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, कोई पैंडेमिक टाइप सिचुएशन नहीं है, कोई वॉर टाइप सिचुएशन नहीं है, तो गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। गोल्ड में भी टैक्स एफिशिएंसी 3 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद आती है। और गोल्ड थोड़ा सा इंडिया में सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच होती है गोल्ड से, इसलिए गोल्ड की आपको थोड़ी ज्यादा ग्रोथ दिखती है इंडिया में। बट मेरे ओपिनियन में फाइनेंशियल एसेट्स या गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट ही बेटर है। पर अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो मैं डेट फंड ही रेकमेंड करूंगा। बिल्कुल। तो ये आपको गोल्ड स्कीम से जुड़ी राय दे दी गई। आदित्य, एक एज फैक्टर को भी अगर इसमें हम इंक्लूड करें तो फिर किन बातों का ध्यान देना चाहिए? यानी समझिए कि मेरा जो गोल है वो 60-70 ईयर्स में अचीव हो रहा है, काफ़ी लेट अचीव हो रहा है, तो ऐसे में क्या डेट में निवेश करना सेफ रहेगा? ऑफ कोर्स इसमें मार्केट की टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या करना चाहिए? बैंक एफडी ज़्यादा सही रहेगा या फिर सेविंग अकाउंट में कर दें? मैम, इसमें सॉरी, हाँ मैम, ये मेरे लिए सवाल था। जी जी, अच्छा, आदित्य आपसे सवाल है। ठीक है मैम। तो अगर आप डेट की तरफ देखते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करना होता है जब आपकी जो इनकम है वो हाईएस्ट स्लैब के अंदर है। अगर आपकी इनकम हाईएस्ट स्लैब के अंदर है तो फिक्स्ड डिपॉजिट में से बाहर निकलिए और डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, ये हुई सबसे पहली बात। अब अगर आपका गोल है जो हायर एज पे अचीव हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको डेट और म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड जो है वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है तब
आपकी एपिटाइट टू स्टमक वॉलेटिलिटी, आप वॉलेटिलिटी कितनी बर्दाश्त करते हैं वो कम होती जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका एज जो है वो 50-55 के आसपास हो गया है अब, तो आपको डेट बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में डेट को डोमिनेट करना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है 30 साल से लेकर 50 साल तक प्ले आउट कर चुकी होती है, और 50 साल के बाद आपको अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना हो। तो मेरे हिसाब से एज एज गोज ऑन डेट में जाइए, और डेट में अगर आपकी सैलरी हाईएस्ट स्लैब में है तो डेट म्यूचुअल फंड्स को यूज कीजिए, और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिनकी कोई सैलरी नहीं है तो उनके नाम पे आप फिक्स डिपॉजिट्स खोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई इनकम नहीं है, और जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम नहीं है। तो ये तरीके हैं डेट म्यूचुअल फंड्स और डेट डॉलर्स को यूज। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ तरीके हमने बताए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपका निवेश है, मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बना ही रहता है हर वक्त, तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव है, आपकी पूंजी को नुकसान हो सकता है, तो फिर एग्जिट कर लीजिए। उस जो भी पूंजी आपकी क्रिएट हो चुकी है उसे सुरक्षित करिए। और ये कुछ तरीके हैं हमने शो के दौरान डिस्कस किए जिसके ज़रिए आप सुरक्षित रख सकते हैं अपने निवेश को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेएसटी इन्वेस्टमेंट्स के चीफ फाइनेंशियल प्लानर आदित्य शाह और अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी, ये दोनों ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन के जरिए। प्रवीण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। Actually, sir, I have invested in this Access multi-cap fund, this 10 lakh rupees in last year, October. So there is no progress on this. I am not getting any return on this. So I just want to know, should I stay on this or should I change this fund? Okay. Okay. आप कितना समय दे चुके हैं प्रवीण इस फंड में, कब इन्वेस्ट किया था? I think almost 8 months will be there. 8 महीने हो गए इसको। 8 months, 8 महीने हुए हैं। ओके अमित जी, 8 महीने वैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप हैं तो 8 महीने वैसे ज़्यादा लंबा समय तो नहीं होता है, और इतनी जल्दी कोई रिटर्न मिलना भी पॉसिबल नहीं है अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो। बट अमित जी इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप, और ये फंड कैसा लग रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, बने रहें या फिर स्विच कर लें? हाँ देखिए, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें प्रवीण के केस से शेयर करने को मिल रहे हैं। पहला, ये एनएफओ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये इस फंड की अभी हिस्ट्री 1 साल की भी नहीं है, तो आपको परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड ज्यादा पुराना मिलेगा नहीं। तो पहला लेसन, अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर रही हैं तो आपको फंड की परफॉर्मेंस देखने के लिए और उसका आउटकम देने के लिए आपको उसको समय देना पड़ेगा। तो उसको अगर आप वो रिस्क नहीं चाहते हैं तो आप जो फंड आपको 3 साल, 5 साल, 7 साल का एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का डिलीवरी रिकॉर्ड देते हैं उनमें इन्वेस्ट करें, एनएफओ में ना करें। दूसरा जो हमको इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, इन्होंने मल्टी कैप फंड चूज किया है। मल्टी कैप फंड मतलब कि, या फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड तभी मिलता है जब आपका होल्डिंग पीरियड अच्छा होता है। तीसरा, इन्होंने ऐसे टाइम पे लमसम इन्वेस्ट कर दिया है जब मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। पिछले 8 महीने में या 10 महीने में ओमिक्रॉन वेव की वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी थी, हमारा इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी थी, यूक्रेन वॉर होने की वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी थी। तो ये एक बहुत ही अनसर्टेन टाइम्स में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इनको रिटर्न नहीं दिख रहा है। चौथा, इन्होंने इकट्ठा 10 लाख रुपए इक्विटी में डाला है। अगर ये थोड़े से भी स्मार्ट इन्वेस्टर होते तो ये 10 लाख रुपए को स्टैगर करके एसआईपी के थ्रू या एसटीपी के थ्रू 10 से 12 महीने में डाल देते।
उससे क्या होता है कि जो मार्केट वॉलेटिलिटी में उतार चढ़ाव आया, तो इनके जो लो फेजेस थे या बेयर फेज था मार्केट में, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती जो आप आज इनको एक अच्छा सा रिटर्न देती और ओवरऑल रिटर्न इनको अच्छा देखने का मिलता। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट लेसन हमें प्रवीण के केस के थ्रू मिलने जो हर इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए कि इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करना। बिल्कुल। तो एक्सिस मल्टी कैप फंड जो कि एक एनएफओ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक कुछ सजेशंस अमित जी ने भी शेयर किए। प्रवीण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? कुछ और सवाल या डाउट्स हैं आपके? No, ma'am. Thank you. So I just want to know, like, should I stay on this or change this? ओके, आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रही है। राइट। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ, फंड मैनेजर को एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग लैंडस्केप नहीं मिला है। 1 साल इसको और ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद इसको कंपेयर कीजिएगा कि इनके पीयर ग्रुप ने जो कंपीटिंग स्कीम्स है उन्होंने कैसे किया है, उसके बाद अब अपना डिसीजन लीजिए। तो 1 साल, गिव इट 1 more year टू दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक ठीक, तो 1 साल और दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, थोड़ा ट्रैक बन जाएगा, ट्रेंड एक क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे आप फंड से कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं। ये राय आपको दी गई है प्रवीण जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन हमारे साथ मौजूद है सर फोन लाइन के जरिए। नितिन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार कविता जी, मेरा क्वेश्चन मैंने भेज दिया था। ओनली थिंग कि अपना मेरे को अभी मेरी एज 50+ हो गई है और मेरे को आफ्टर 10 years 2032 में 2 करोड़ रुपये चाहिए एंड मेरा वीकली इन्वेस्टमेंट है अराउंड बाय मिस्टेक आई थिंक 48 मैंने भेज दिया है। इट विल कम अराउंड 60,000 पर मंथ। तो विल इट बी ओके या मेरे को कुछ चेंज करना है, मतलब और बढ़ाना पड़ेगा? और दूसरा था कि मेरे पास 12 म्यूचुअल फंड शेयर है, जैसा कि मैंने लिस्ट भेजी थी, उसको मेरे को कुछ रिव्यू करना है, कुछ रिपीटिव इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट हो रहा है उसमें, तो उसको किसको मैंने रिमूव किया जाए या जिसमें स्टॉप किया जा सके म्यूचुअल फंड में? ये 2 क्वेश्चन थे। बिल्कुल नितिन जी, चलिए गोल आपका क्लियर है। सवाल भी आपने काफ़ी समय से आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और 48,000 नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे, 60,000 का निवेश ये कर रहे हैं, बट फंड्स काफ़ी ज़्यादा है, 12 फंड में आप निवेश कर रहे हैं। आदित्य, क्या सलाह देंगे आप? ये जो इनके पोर्टफोलियो में 12 फंड है, डाइवर्सिफिकेशन क्या सही लग रहा है आपको? पहला सवाल तो ये होगा। और इनके सवाल है कि 2032 तक इनको 2 करोड़ चाहिए, तो क्या इतना निवेश इनका काफ़ी है या फिर और निवेश करने की ज़रूरत है? और पोर्टफोलियो का जो चुनाव भी इन्होंने किया है, क्या वो सही है? सबसे पहली बात तो मैम, एग्जिस्टिंग एसआईपी अगर इन्वेस्टर करेंगे तो अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न मानूं तो इन्वेस्टर के टाइम होराइजन में इन्वेस्टर के पास 3 करोड़ रुपए होंगे, तो इन्वेस्टर का गोल रीच हो जाएगा। अब इन्वेस्टर ने दूसरी बात कही कि उसके पोर्टफोलियो में फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा फंड्स है और इन्वेस्टर को इन फंड्स को सिंप्लीफाई करना है। तो कहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा? पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, डीएसपी क्वांट फंड और मोतीलाल है अल्ट्रा 100 फंड ऑफ फंड्स, जब ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए खुल जाए। अगर इन्वेस्टर 4 से 5 फंड्स में इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहेगा। 12 फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, सिग्निफिकेंट ओवरलैप है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर। इन 4 से 5 फंड्स के अंदर डिसिप्लिन वे में और कंसिस्टेंट वे में अगर आप एसआईपी करोगे तो आप अपने गोल्स की तरफ आराम से रीच कर जाओगे। ठीक है, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। फंड में थोड़ा बदलाव करिए, जो अभी चेंजेस आपको आदित्य बता रहे थे उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में आप बदलाव कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें विजय जी ने भेजा है। इनफैक्ट विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी चुके हैं। विजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैडम। मेरे 3 फंड है, कैनरा रिको स्मॉल कैप, कैनरा रिको इमर्जिंग इक्विटी फंड और पीजीएम फ्लेक्सी कैप। तो ये क्या तीनों का प्रोफाइल सही है या उसको चेंजिंग करने की जरूरत है मुझे?
ठीक है। तो और आपने अपना सवाल वैसे भेजा था, आप 7,500 का निवेश कर रहे हैं। अमित जी, आपसे सवाल होगा ये, इनके फंड कैसे हैं, फंड का चुनाव कैसा है, पहले तो ये समझना चाहेंगे। और निवेश से 8-10 साल में इन्हें 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो क्रिएट करना है, इतनी पूंजी इनको चाहिए। क्या तीनों फंड्स सही हैं या फिर और कुछ फंड्स जोड़ने की ज़रूरत है, और जितना वो निवेश कर रहे हैं क्या वो काफ़ी है? तो आपने वो ऑलरेडी किया हुआ है, पर मैं आपको बता दूं, आपको जो 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना है उसके लिए आपको 40,000 रुपए की मंथली एसआईपी चाहिए होगी। अगर आपकी एसआईपी 14% पर ईयर के हिसाब से आपको ग्रोथ देती है, तो 40,000 की एसआईपी से आप 1 करोड़ 10 साल में बना सकते हैं। आप करेंटली मेरे ख्याल से 7,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अभी 1 करोड़ का टारगेट 10 साल में अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपना होराइजन बढ़ा देंगे तो शायद अचीव कर पाएंगे। थर्ड, आपने जो स्कीम्स चूज की हैं वो तीनों अच्छी हैं। आपने जो कैटेगरीज चूज की हैं इन स्कीम्स के थ्रू वो भी अच्छी है। आपने एक स्मॉल कैप चूज किया हुआ है, आपने एक फ्लेक्सी कैप चूज किया और आपने एक लार्ज एंड मिड कैप चूज किया हुआ है। थोड़ा सा ओवरलैप है, लेकिन तीनों बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आप इसी में ही इन्वेस्ट करें, और अगर आपको एसआईपी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है और आपको और इन्वेस्ट करना है, तो कोई और स्कीम ऐड ना करें अपने पोर्टफोलियो में, इन्हीं में ही अमाउंट तीनों में बराबर से बढ़ा के इसी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। और हर 1-2 साल में स्कीम की परफॉर्मेंस को अपने पेयर ग्रुप से रिव्यू करते रहिए और अकॉर्डिंगली आप अपने चेंजेस करते रहिए। बट एज ऑफ नाउ तीनों स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, इसमें आप एडिशनल एसआईपीज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों स्कीम यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। विजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कब से निवेश कर रहे हैं इसमें, जो 3 फंड्स हैं, पैसे कब से लगा रहे हैं, इस वक्त करंट वैल्यू क्या है आपके फंड्स की, ये बता सकते हैं? देखो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। मुझे ठीक है, तो करंट वैल्यू क्या है आपके फंड की? हेलो, और आपको अतिरिक्त निवेश भी करना है क्या? जी, अभी 10-15 साल तक करना है मुझे तो। और ठीक है, चलिए। अच्छा। अमित जी, ये इसके अलावा भी निवेश करना चाह रहे हैं और कोई एक फंड और ऐड करना चाह रहे हैं, करना चाहिए या फिर ये तीनों फंड काफी है और इसी में निवेश बढ़ा दें? देखिए, इन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो मैं इनको ये बोलूंगा कि अभी इनको म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस शायद और इकट्ठा करना है, बनाना है, तो कोई और स्कीम में ना जाएं। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बहुत ही सिंपल और लाइट रखें इन्हीं तीनों में, क्योंकि ये तीनों अच्छे परफॉर्मर्स हैं। इसी में ही एडिशनल मनी का एसआईपी के थ्रू डालते रहें और अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें और अपने एक्सपीरियंस को और एनरिच करें इन्हीं को स्टडी करके। तो जितना कम स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कम स्कीम्स होंगी, उतना ये ज्यादा डिटेल में जा पाएंगे और डिसीजंस ले पाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो 2 ही साल हुए हैं आपको। अगर आपको निवेश बढ़ाना है आप बढ़ाइए, आप इन तीनों में करिए, बीच बीच में अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहिए, और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट है आपके तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल निवेश आपका सही है, तीनों फंड भी आपके सही हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रमोद कारले जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। प्रमोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल ये था, मैं पिछले 3 साल से मेरा ये जीरोधा कॉइन से, तो फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट, एक्सिस स्मॉल कैप, मेरा एसेट मिड कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये चारों फंड में वीकली 1500 एसआईपी है। देन मेरा ये एसेट लार्ज कैप में मंथली 5000 है, मेरा ये एसेट फोकस फंड में मंथली 5000 है, और मेरा टारगेट है रिटायरमेंट विथ 5 करोड़ कॉर्पस एट एज ऑफ 55। देन सेकंड टारगेट है बेटी की शादी और एजुकेशन, उसका आफ्टर 18 ईयर्स है, तो उसके लिए लगभग 1.5 CR टारगेट है। देन फॉर माय सन उसके लिए भी 1.5 CR टारगेट है, उसके लिए 20 ईयर्स बाद है।
मेरा एज अभी 32 है और मेरा एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है लगभग 14 लाख है। मैं 2018 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये टारगेट करने के लिए और मैं 10% एनुअली इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफ़ी अच्छे समय पे आपने शुरुआत की। अभी आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है और इस एज में आपने काफ़ी अच्छा फंड अभी तक आपने क्रिएट भी कर लिया है और अभी भी आपकी निवेश की प्लानिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। गोल्स आपके क्लियर हैं इस एज में, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आदित्य, क्या सलाह देंगे इन्हें? इन्होंने 55 साल में रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ का लक्ष्य तय किया है, 3 करोड़ का 5 करोड़ का लक्ष्य तय किया है। बेटी की शादी का लक्ष्य है, बेटी की पढ़ाई के लिए भी इनको पैसे चाहिए, जिसके लिए इनको 2 करोड़ चाहिए। फिलहाल जो निवेश कर रहे हैं और जो भी फंड्स हैं जो पोर्टफोलियो में इनके शामिल हैं, क्या वो सही हैं या फिर थोड़ा बढ़ाने घटाने की ज़रूरत है इनके निवेश को? मैम, जो SIP कर रहे हैं इन्वेस्टर, अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं तो इन्वेस्टर 3 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, जो उनका रिटायरमेंट गोल है। उसके आगे के जो भी गोल्स हैं इन्वेस्टर वहां पे रीच नहीं कर पाएंगे। करंट SIP उसके लिए इनफ नहीं है। तो 2 चीजें इन्वेस्टर कर सकते हैं, या तो अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाइए, या तो फिर कुछ नॉन एसेंशियल गोल्स हैं उनको ड्रॉप कीजिए, या फिर एक और तरीका ये है कि अपने टाइम होराइजन को आगे बढ़ाइए अपने नॉन एसेंशियल गोल्स के लिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं, इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करना होगा। 5 फंड्स मैंने सजेस्ट किए हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, DSP क्वांट फंड, मिराई एसेट फोकस्ड फंड और मोतीलाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ। इन 5 फंड्स में अगर इन्वेस्टर अगले 15 से 20 साल तक कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में अगर SIP करेंगे तो उनका पहला गोल जो है रिटायरमेंट का, वो आराम से अचीव कर लेंगे। उसके बाद वाले गोल्स के लिए उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा और अपने SIP के अमाउंट को जो है वहां पे इंक्रीज करना। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सलाह आपको यहाँ पर दे दी गई है। चलिए अब रुख करते हैं गुरु मंत्र का। ऑलराइट, तो अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से निवेश के गुरु मंत्र। देखिए, मेरा गुरु मंत्र आज ये है कि NFOs में इन्वेस्ट करें तो कॉशन के साथ करें, सोच समझ के करें, क्योंकि उसके पास आप अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपको वो कैटेगरी में ऑलरेडी परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स दिखती हैं मार्केट में, तो आप उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी 3 साल 5 साल में परफॉर्म कर चुके हैं, जिनका आप रिकॉर्ड बुल मार्केट में और बेयर मार्केट में देख के एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो परफॉर्मिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। NFOs में अगर जाएं तो सोच समझ के जाएं। मेरे हिसाब से तभी जाएं जब उस कैटेगरी में कुछ और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या वो कैटेगरी बहुत ही एक्साइटिंग है और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। ऑलराइट, आदित्य, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से गुरु मंत्र। मैम, इन्वेस्टर जो है वो हर साल के आउट परफॉर्मिंग फंड को चेज करता है, पर रियल वेल्थ जो है वो हर साल के आउट परफॉर्मिंग फंड को चेज करने में नहीं है। रियल वेल्थ जो है एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड वे में 10, 15, 20 साल तक SIP करने में है। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ रहेंगे, वहां पे आउट परफॉर्मेंस भी होगा, अंडर परफॉर्मेंस भी होगा। अगर आप इस पूरे फेज को 10, 15, 20 साल तक महीने दर महीने कंटिन्यू करेंगे, यही आपकी की है टू वेल्थ क्रिएशन, यही की है टू हैविंग मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक। तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में निवेश कीजिए, यही आज का गुरु मंत्र। ऑलराइट, तो ये कुछ गुरु मंत्र हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से आज के लिए आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ देव जुड़ चुके हैं। देव, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
हाँ नमस्कार मैडम। मैं एक्चुअली मेरी डॉटर के लिए जो 25 साल की है उसके लिए 50,000 रुपये महीने की सिप के लिए कुछ ऐसे प्लान चुनना चाहता हूँ जो 3-4 साल रिव्यू ना करना पड़े। ऑलरेडी उसके पास टीयर 1 में एनपीएस है और टैक्स सेवर में कैनेरा रेबोको टैक्स सेविंग है। तो काइंडली सजेस्ट सम फंड जिनको 4 साल तक देखना नहीं पड़े, रिव्यू नहीं करना पड़े। रिव्यू नहीं करना पड़े। ओके अमित जी क्या सजेस्ट करेंगे? हर महीने 50,000 का निवेश करना चाह रहे हैं अपनी डॉटर के लिए जो कि 25 साल की है और उसे बीच बीच में वो रिव्यू नहीं करना चाहते हैं। क्या सही होगा? पहले तो ये बताइए कि ये जो रिव्यू ना करने का डिसीजन है इनका, क्योंकि हमारा तो मानना है कि बीच बीच में समीक्षा करते ही रहना चाहिए क्योंकि इक्विटी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो ऐसे में किस तरह के फंड्स इनके लिए सही होंगे? देखिए बहुत सिंपल है, आप पैसिव इन्वेस्टर बन जाइए, बिल्कुल पैसिव, मतलब सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाइए और भूल जाइए। अगर आप इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 20 साल का या 22 साल का, तो आपका 1,000 रुपए जो आपने 2002 में या 2001 में लगाया था, आज वो 17,600 है या 17,800 है। तो आप 20 साल में 21 साल में 17 गुना बना चुके हैं। आप इंडेक्स में पैसा लगा के भूल जाइए तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन फ्यूचर, बट हमको पता है हमारे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी कैसा करेगी। तो आप इंडेक्स में लगा लीजिए 50,000, 25,000 की 2 SIP यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में या HDFC सेंसेक्स इंडेक्स में। तो बिल्कुल लो कॉस्ट इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग हो गई। आपको ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिव्यू भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, इंडेक्स गिरेगा तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिरेगी, इंडेक्स उठेगा तो पोर्टफोलियो की वैल्यू उठेगी। दीज आर ऑल टॉप परफॉर्मिंग ब्लू चिप कंपनीज ऑफ द कंट्री। बट मेरा मानना ये है कि आप हमेशा इंडेक्स के ऊपर अल्फा अर्न करने की कोशिश करें। तो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाएं, उन मार्केट कैप वाले फंड्स में पैसा लगाएं जो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सेक्टर में एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाते हों और आप उसमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकें जो इंडेक्स से बेहतर हो। तो मैं आपको 5 स्कीम्स बता देता हूं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और परफॉर्मेंस रिव्यू के हिसाब से उसमें कॉम्बिनेशन और अमाउंट्स चेंज करते रहिएगा। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स में आप 12,500 लगा के 25,000 लार्ज कैप इंडेक्स में कर सकते हैं। जो बाकी के 25,000 हैं, आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी जो कि लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन में है, उसमें 10,000 लगा सकते हैं। मेरा एसेट फोकस्ड इक्विटी और पीजीएम फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में 7,500 लगा सकते हैं। ये टोटल आपका 50,000 बनता है। और परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए, इंडेक्स को चलते रहने दीजिए और अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस और कॉन्फिडेंस के हिसाब से इन फंड्स के कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहिए, तो आप शायद अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ऑल राइट। तो ये राय आपको दे दी गई है, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। और अगर कुछ और भी डाउट हैं तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अमित जी और आदित्य जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम सवालों का जवाब भी देने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।